एसएसटी में हम लोग चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे थे। इसी चैप्टर को आज हमें आगे कंटिन्यू करना है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिंड कमेंट में उसका लिंक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। आपकी क्लास के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के वीडियोस आपको डीएवी गुरु के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर डेली नए वीडियोस भी ऐड होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिलता रहे। पार्ट 1 में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसके अंदर तीन सब टॉपिक्स हैं। इस फ्लो चार्ट को भी रिवाइज कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ चुके थे कि यूनियन गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इस चैप्टर में हमें केवल लेजिस्लेचर के बारे में ही पढ़ना है, जिसको कि पार्लियामेंट भी कहा जाता है। और हम जानते हैं कि हमारा पार्लियामेंट बाई कैमरल है, मतलब इसमें 2 हाउसेस होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और इन्हीं दोनों के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लोकसभा का लिटरल मीनिंग होता है द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का घर। इसको लोकसभा या द हाउस ऑफ द पीपल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके मेंबर्स को डायरेक्टली लोग इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 होता है, यानी कि इसमें 550 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। इस 550 मेंबर्स में से 530 मेंबर्स को इलेक्शन के थ्रू अलग अलग स्टेट्स के लोगों के द्वारा चुना जाता है और बचे हुए 20 मेंबर्स को यूनियन टेरिटरीज से चुना जाता है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि इंडिया में अभी कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो सीक्रेट बैलेट पर आधारित होते हैं, यानी कि यहाँ पर गुप्त रूप से मतदान किया जाता है। कौन किसको वोट दिया इसका पता किसी भी तरीके से नहीं लगाया जा सकता है। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उस कैंडिडेट को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिससे वो चुनाव लड़ रहा था, उस क्षेत्र का विजेता मान लिया जाता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए कुछ अलग से प्रोविजंस हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में ऐसे लोग आते हैं जो कि आंशिक रूप से ब्रिटिश हैं और आंशिक रूप से भारतीय हैं। अगर लोकसभा में कोई एंग्लो इंडियन मेंबर के रूप में चुनकर नहीं आते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि उनके कम्युनिटी को हमारे लोकसभा में रिप्रेजेंट करेगा। लोकसभा में कुछ सीट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि एससीज और एसटीज के लिए रिजर्व्ड होते हैं। केवल वैसे लोग जो इन कैटेगरीज से आते हैं, यानी कि जो एससीज और एसटीज होते हैं, उन्हीं के पास अधिकार होता है इन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने का। ऐसे में केवल कंटेस्टिंग कैंडिडेट का ही एससी एसटी होना जरूरी है, लेकिन इलेक्टोरेट ज्वाइंट ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वोटर्स उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उस क्षेत्र में है, सबको वोट देने का अधिकार है और उनके बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसे रिजर्वेशन का मकसद होता है कि समाज के जो वीकर सेक्शंस है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको आगे लाया जा सके और उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। इस वाले डिवीजन में 16th लोकसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। 16th लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था? 2014 में हुआ था। ये वही साल था जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए थे। उस लोकसभा में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला स्टेट उत्तर प्रदेश था, जिसमें कि 80 सीट्स थे। मतलब केवल उत्तर प्रदेश से ही 80 रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आए थे। टोटल कितने सीट्स होते हैं? 550। इसमें से 80 केवल उत्तर प्रदेश के ही थे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसीलिए इतने ज़्यादा सीट्स उसमें है। सबसे कम कॉन्स्टिट्यूएंसी, सबसे कम सीट्स कहाँ पर? तो सिक्किम में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1 था, अरुणाचल प्रदेश में 1 था, मणिपुर में 2 सीट्स था और त्रिपुरा में 2 सीट्स था। तेलंगाना जो कि उस समय नया नया स्टेट बना था, उसमें टोटल 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे। मतलब टोटल सीट 550 में से 17 तेलंगाना को रिप्रेजेंट करते थे, तेलंगाना से चुनकर आए थे। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे और दूसरे यूनियन टेरिटरीज में टोटल 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे। यहाँ पर सभी स्टेट्स का नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं दिया गया है, मेन जो स्टेट्स हैं उनका केवल दिया गया है। अगर सभी स्टेट्स के नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप ऐड कर देंगे तो टोटल 550 आएगा। जैसे लोकसभा में एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन दिया गया है, उनके लिए खास प्रावधान बनाए गए हैं
उसी तरह से विमेन रिजर्वेशन का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देश के पॉपुलेशन का आधा पॉपुलेशन वुमेन है, लेकिन हमारे लेजिस्लेचर में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। इसी वजह से हमारे पार्लियामेंट में कई बार विमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवाने का प्रयास किया गया है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, एज लॉन्ग एज वुमेन ऑफ इंडिया डू नॉट टेक पार्ट इन पब्लिक लाइफ देयर कैन बी नो साल्वेशन फॉर द कंट्री। अगर भारत की महिलाएं आगे नहीं आएंगी, अगर वो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, तो कभी भी भारत का विकास नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। लोकसभा में जो टोटल 550 सीट्स हैं, उसके मेंबर्स का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या कोई भी जाकर मेंबर बन सकता है, कोई भी जाकर इलेक्शन लड़ सकता है, या उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कैंडिडेट के पास ये सभी क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। सबसे पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसका उम्र 25 साल से ऊपर होना चाहिए। तीसरा कि उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। चौथा कि उसके पास वो सभी क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जो कि हमारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से बताया गया है। और पांचवा कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पास किसी तरह का सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास सरकारी नौकरी है तो पहले उसको रिजाइन करना पड़ेगा, तभी वो लोकसभा मेंबर का चुनाव लड़ सकता है। अब देखिए ये वाला डू यू नो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बताया गया है कि अगर दो कैंडिडेट सेम नंबर ऑफ वोट्स ले आते हैं, एग्जांपल के लिए 70,000, पहले वाले का भी 70,000 आ गया, दूसरे वाले का भी 70,000 आ गया, तो इस केस में किसको विनर माना जाएगा, सोचने वाला बात है। देखिए ऐसे में जैसे हम लोग टॉस करके डिसाइड करते हैं ना, उसी तरह से लॉटरी सिस्टम बनाया गया है। लॉटरी से ही डिसाइड किया जाता है कि फाइनल विनर कौन होगा। अब देखिए टेन्योर यानी कि कार्यकाल, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है, कितने समय के बाद वो रिटायर कर जाते हैं। लोकसभा का नॉर्मल टर्म 5 इयर्स का होता है, मतलब हर 5 साल के बाद लोकसभा के मेंबर्स के लिए चुनाव किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो लोकसभा को पहले ही डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि लोकसभा ठीक से काम नहीं कर रही है, लोकसभा के मेंबर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, 5 साल से पहले भी। लेकिन इसके लिए रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जरूरी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर से उनको डिस्कस करना पड़ेगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ लोकसभा को डिसॉल्व कीजिए, फिर से इलेक्शन होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी ऐसा हो सकता है। वैसे तो लोकसभा का टर्म 5 इयर्स का होता है, लेकिन लोकसभा के टर्म को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, इसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट में बिल पास करना होता है। अगर लोकसभा के मेजोरिटी मेंबर चाहते हैं तभी ये बिल पास हो सकता है। ऐसा केवल इमरजेंसी सिचुएशन में किया जा सकता है, जैसे कि अगर देश में कोई क्राइसिस आ गया किसी भी तरह का, तभी ऐसा किया जा सकता है, ताकि लोकसभा स्मूथली काम करता रहे। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, जो कि उन्हीं मेंबर्स में से चुने जाते हैं। आप देखे होंगे न्यूज चैनल पर या लोकसभा टीवी पर, आप देखे होंगे कि दोनों तरफ से नेता लोग लड़ते हैं और सामने में कुर्सी पर एक आदमी बैठा रहता है। वो जो सामने बैठा रहता है ना, उसी को कहते हैं स्पीकर। और जब स्पीकर एब्सेंट रहता है तो उसके बदले में उसका काम डेप्यूटी स्पीकर करता है। इसीलिए 2 व्यक्ति को चुना जाता है। लोकसभा में एक ट्रेडिशन चलते आ रहा है कि स्पीकर को मेजोरिटी पार्टी में से चुना जाता है और डेप्यूटी स्पीकर को अपोजिशन पार्टी में से चुना जाता है। यहाँ पर देखिए 2 पिक्चर्स दिया गया है। एक है मिस्टर जीवी मावलंकर का, जो कि सबसे पहले स्पीकर थे लोकसभा के, और ये है मिसेस मीरा कुमार, जो कि भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। अब देखिए यहाँ पर स्पीकर के पावर्स और फंक्शंस के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके बारे में भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहला, लोकसभा में जितना भी मीटिंग्स होता है उसकी अगुवाई स्पीकर ही करते हैं, वही उस मीटिंग को लीड करते हैं। और अगर स्पीकर एब्सेंट होते हैं तो उनके बदले में डिप्टी स्पीकर उनका काम करता है। स्पीकर का काम होता है कि वो सदन में डिसिप्लिन और डेकोरम बनाकर रखे। आप देखे होंगे कि नेता लोग बहुत चिल्लाते हैं, चिल्लाते चिल्लाते टेबल पर चढ़ जाते हैं, जाकर किसी के गले पड़ जाते हैं, तो ये सब मेंटेन करने का काम स्पीकर का ही होता है। अगर कभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रह पाता है तो स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो हाउस को एडजर्न कर सकते हैं, मतलब मीटिंग को बर्खास्त कर सकते हैं। लोकसभा में जितने भी पिटीशंस और जितने भी डॉक्यूमेंट दाखिल किए जाते हैं वो स्पीकर के द्वारा ही रिसीव किया जाता है। और अगर कभी ज्वाइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस का, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का अगर कोई कंबाइंड मीटिंग होता है तो उसमें भी लोकसभा के स्पीकर ही उसको प्रिसाइड करते हैं, उसकी अगुवाई भी लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। ये हो गए आपके 4 पावर्स और फंक्शन स्पीकर के, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा।
यहाँ तक हमने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया, अब हमें राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। लोकसभा के बारे में आपको अच्छे समझ में आया या नहीं, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर हम आने वाले क्लासेस में कोई सुधार कर सकते हैं तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होता है। जैसे लोकसभा में टोटल 550 सीट्स होते हैं, टोटल मेंबर्स 550 होते हैं, उसी तरह से लोकसभा में भी मैक्सिमम मेंबर्स का लिमिट होता है। इनमें से 12 मेंबर्स को भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं और बचे हुए 238 मेंबर्स को स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से चुना जाता है। इनको हम लोग वोट देके नहीं चुन सकते हैं, इनको चुनते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इनको कौन चुनते हैं? इनको हम लोग डायरेक्टली वोट देके चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू। इन शॉर्ट भारत के लोग वोट देकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर को चुनते हैं और फिर इन मेंबर्स का काम होता है राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करना। 12 राज्यसभा के मेंबर्स जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं होते हैं, वो फेमस पर्सनैलिटीज होते हैं, चाहे वो आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, साइंस, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, किसी फील्ड में फेमस होते हैं, उन्हीं को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले तो इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है, और उम्र 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, 30 साल से अधिक होना चाहिए या तो 30 साल होना चाहिए, और कैंडिडेट का नाम वोटर लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि भारत के नागरिक डायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम लोग एमएलए को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं, और फिर वो जाकर चुनाव करते हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स कौन कौन बनेंगे। और दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि दिल्ली एक स्टेट नहीं है, हम लोग जानते हैं, लेकिन एज एन एक्सेप्शन यहाँ से राज्यसभा में 3 मेंबर्स चुनकर भेजे जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिल्ली बाकी के यूनियन टेरिटरीज से अलग है, ये भारत का कैपिटल है। इलेक्शन एंड टेन्योर। लोकसभा के जस्ट अपोजिट राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, मतलब इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में इलेक्शन और टेन्योर का सिस्टम थोड़ा अलग है। लोकसभा में क्या होता था, वहां पर 5 साल के बाद री इलेक्शन होता था और फिर से सभी मेंबर्स चुनकर आते थे। राज्यसभा में हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर करते हैं, इलेक्शन होता है और फिर उन सीट्स को फिल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर राज्यसभा में 300 मेंबर्स हैं तो हर 2 साल के बाद इसमें से 100 मेंबर रिटायर करेंगे और उसके जगह नए मेंबर्स आएंगे। ये पूरा 300 का 300 मेंबर एक बार रिटायर नहीं करता है। इसी वजह से राज्यसभा के हर मेंबर का कार्यकाल 6 साल का हो जाता है। लोकसभा में कार्यकाल नॉर्मली कितना रहता है, 5 साल, लेकिन राज्यसभा में 6 साल का हो जाता है। अब देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में बताया गया है। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। राज्यसभा का चेयरमैन अलग से नहीं चुना जाता है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाते हैं। एक पोस्ट पर जाने के बाद अगर कोई दूसरा पोस्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है तो उसे एक्स ऑफिशियो कहते हैं। जैसे लोकसभा में स्पीकर का काम होता है, बिल्कुल वैसे ही राज्यसभा में मीटिंग्स कंडक्ट करवाने का काम, हाउस में डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करके रखने का काम प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ही चेयरमैन कहते हैं। तो अगर आपको चेयरमैन करके पूछा जाए या प्रिसाइडिंग ऑफिसर करके पूछा जाए राज्यसभा के बारे में, तो आपको सेम चीज बताना है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, मतलब राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। इसी वजह से उनके पास राज्यसभा में किसी भी इश्यू पर वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके पास अधिकार होता है। लोकसभा के स्पीकर क्यों वोट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकर को मेंबर्स में से ही चुना जाता है। लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उनको मेंबर्स में से नहीं चुना जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बनते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, इसीलिए उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। राज्यसभा में भी एक डेप्यूटी चेयरमैन चुना जाता है और इसको चुना जाता है राज्यसभा के मेंबर्स में से ही किसी एक को। ये तब काम करते हैं जब चेयरमैन किसी वजह से अब्सेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन का फोटो दिया गया है, जो कि सबसे पहले चेयरमैन थे राज्यसभा के। ये पुराना बुक है, इसीलिए प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के जगह पर वेंकैया नायडू का फोटो दिया गया है। अभी राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, आपको कमेंट में लिखकर बताना है।
चेयरमैन वही होंगे जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपको पता होगा। तो फाइनली हमने पार्ट 1 और 2 में इन सभी टॉपिक्स को पढ़कर कंप्लीट कर लिया। इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग पार्ट 3 में पढ़ना शुरू करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। आपके क्लास के एसएसटी का प्लेलिस्ट ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, वहां पर आपको एक लाइन से सभी चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, और अगली क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।